अस्सलाम एंड वेलकम टू क्लास कैंप। जिस तरह कि हमारे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि अगला टॉपिक जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर को कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी कि वो अपने प्रॉपर शेप के अंदर नहीं होता, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। यूकैरियोटिक होता है इसके अंदर प्रॉपर शेप के अंदर पाया जाए और प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मेलमा और सेल सरफेस मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि ये इसका जो मेजर काम है वो ये है कि वो पैसेज बनाता है मटेरियल्स के जो कि एसेंशियल होते हैं किसी सेल के लिए। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो केमिकली कंसिस्ट करता है 60 to 80% प्रोटीन के ऊपर। लिपिड जो होता है उसके अंदर 20 to 40% होता है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये MCQ रहता है वैसे लास्ट में MCAT के अंदर, और बाकी उसके बोर्ड्स के अंदर भी आता है ये। तो आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमने शायद पढ़ा है 9th के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि होता क्या है। द मॉडल प्रपोजेस दैट द मेम्ब्रेन इज़ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड जो होता है ये असल में होता है लिपिड की एक टाइप है, और बाइलेयर कहते हैं डबल लेयर को, 2 layers in which the protein molecule are either partially or wholly embedded। partially होता है आधा पूरा, wholly इनके पूरा embedded होता है उसके अंदर घुसा हुआ। The proteins are scattered throughout the membrane in an irregular pattern just like large icebergs float in the sea। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि प्रोटीन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बिखरे हुए होते हैं, इनके कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। जिस तरह के किसी बर्फीले इलाके के अंदर समुंदर के अंदर बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े जगह जगह पड़े होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर शेप नहीं होती, इनके पैटर्न नहीं होता। तो इस तरह यहाँ पे उसने इसकी एग्जांपल दी है। तो यहाँ पे आगे जगह द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स कैन वेरी फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि प्रोटीन की जो पैटर्न होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या नाम है सेम नहीं होता, चेंज होता है हर मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। एंड ऑल्सो ऑन बोथ सरफेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, इनके ऊपर नीचे जो ये जो लिखी है यहाँ पे जो सरफेस है ना, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस, यानी कि ये वाली ये अपर सरफेस ये लोअर सरफेस, इसके अंदर दोनों के अंदर ना इसकी जो होगी कम क्या नाम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो भी चेंज होगी। द मेम्ब्रेन इज़ अबाउट 7 नैनोमीटर थिक। ये MCQ आता है वैसे MCAT के अंदर और बोर्ड्स के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इसकी डायग्राम के अंदर भला हम बाद में डिस्क्राइब करूँगी। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 layers, जिसे मैंने बताया कि बाई लेयर होता है, 2 layers को कहते हैं, और फॉस्फोलिपिड की टाइप है, विच आर अरेंज इन सच अ वे दैट देर हाइड्रोफोबिक होता है वाटर हेट एंड स्पेस ईच अदर वाइल हाइड्रोफिलिक वाटर लवर एंड्स आर अपेयर्ड ऑन द सरफेस, यानी कि सरफेस के ऊपर ये सरफेस जो होगी ना इसकी उसके ऊपर ये आता है हाइड्रोफिलिक, इनकी ये वाली लेयर इसके ऊपर आता है हाइड्रोफिलिक, और इंटरनल इनके अंदर वाली साइड के ऊपर आएगा हाइड्रोफोबिक। The steroids cholesterol are wedged into the phospholipid bilayer at some intervals। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल जो कि लिपिड की टाइप्स हैं लिपिड के अंदर आती हैं, तो वेज होता है उसके अंदर। वेज जो होता है ना, वेज असल में होता है कुछ इस शेप का, ये होता है वेज, एक साइड इस तरह की दूसरी साइड अपर साइड पे, ये इसको हम वेज कहते हैं असल में। फिर यहाँ पे ये आगे बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ एसिमेट्रिकल वो होते हैं जिसके अंदर 2 सरफेस जो होते हैं ना
वो आइडेंटिकल नहीं होती, चेंज होती है। जिस तरह कि हम ऊपर ही पढ़ के हटे हैं कि इसकी ऊपर प्रोटीन की उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है, तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये एसिमेट्रिक है, इसकी दोनों अपर और लोअर लेयर जो है ना दोनों आपस में चेंज हैं। जनरल मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ड्रिफ्ट साइडवे इन द फ्लूइड बाय लेयर। The proteins within a membrane determine most of the function। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि प्रोटीन जो एक मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है वो उसके ज़्यादातर फंक्शन वही पूरे करता है। यहाँ पे आगे आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर इधर अटैच टू प्रोटीन्स और लिपिड्स। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, जो लिपिड के साथ अटैच होगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। जनरली ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे पाए जाते हैं। फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन, फिलामेंट्स हम कहेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। साइटोस्केलेटन आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इनर सरफेस। दिस सपोर्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के सपोर्ट करते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसकी जो बात है ना ये है ये वाली, ये जो है ना ये इस तरह की शेप के, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे। Of plasma membrane lipids, the lipid part of plasma membrane controls the fluidity of the membrane, यानी कि उसके अंदर concentration of fluid ये कंट्रोल करता है। When the concentration of unsaturated fatty acids, unsaturated fatty acids कौन सा है जिसके हम कहते हैं कि वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और ये ड्राइव होता है प्लांट फैट से। इन फॉस्फोलिपिड जो होता है उसमें मैंने बताया था कि वो लिपिड की टाइप है। बिकम्स ग्रेटर द बाइलेयर, यानी कि टू लेयर बिकम्स मोर फ्लूइड दैट मेक द सेल मेम्ब्रेन मोर फ्लेक्सिबल। यानी कि जिस तरह के यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कि जिस तरह जेली होती है, जेली बनती है स्टार्च को जब हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं उसको फ्रीज कर देते हैं तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आगे वो बता रहे कि द कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू स्टेबलाइज द लिपिड बाइलेयर। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात है, कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड की टाइप है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्टेबलाइज, इसको स्टेबल लिपिड बाइलेयर को स्टेबल रखने के अंदर काम आता है। इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इस लाइन का मतलब जो ये है, इसका लाइन का मतलब जो ये बताना चाह रहा है वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। अगर यहाँ पे वाटर जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका वाटर मॉलिक्यूल का, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होता है वाटर। तो अगर वो यहाँ पे हम बताएं कि वो ब्रेक डाउन इनके उसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो वहाँ पे वो प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन क्या करते हैं, ये दो वो हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर हाइड्रोजन फिर वो हाइड्रोक्सल आयन पाए जाएं तो फिर ये उसकी पीएच चेंज कर सकते हैं और कर लेंगे। इस पर से क्या करेगा, उसकी एंट्री और एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि जो सेल के अंदर मौजूद हैं उनको सेल से बाहर नहीं निकलने देता और जो बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं उनको अंदर नहीं आने देता। फिर आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। A great variety of protein are found in plasma membrane which may act as transport channel or carrier, enzymes, receptors और as antigens। हमारे पास सबसे पहले जो है वो है चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। ये जो हैं ये देंगे सर्टेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर इन्वॉल्व्ड इन द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो किसी यानी कि वो मॉलिक्यूल्स के पैसेज के ज़रिए पैसेज के तौर पे काम आते हैं इन और आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। सम ऑफ दोज हैव अ चैनल थ्रू विच द सब्सटेंस सिंपली कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि कहना चाह रहा है कि उनमें से कुछ जो होते हैं उनमें चैनल होता है थ्रू जिसके ज़रिए से कोई सब्सटेंस जो होता है वो आसानी से आगे या अंदर या फिर बाहर आ सकता है मेम्ब्रेन के। जिस तरह के हमारे पास ये टनल्स होते हैं, टनल को हम टनल की एग्जांपल हम ऐसा चैनल ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन टनल तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे एग्जांपल ले ली ठीक है।
फिर आगे ये बता रहा है कि अदर आर कैरियर के प्रोटीन्स। कैरियर के प्रोटीन क्या करते हैं, वो कंबाइन करते हैं किसी सब्सटेंस के साथ, क्योंकि तब कंबाइन करते हैं, फिर उसको हेल्प करते हैं के मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आने के। इस वजह से इनका नाम क्या आ गया, कैरियर, क्योंकि ये उसको अपने साथ कंबाइन करके अंदर और बाहर मेम्ब्रेन के आसानी से मूव करवा सकते हैं। फिर अगला आ जाता है हमारे पास इंजाइम। इंजाइम जो होगा वो होगा सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव इंजाइमेटिक फंक्शंस। हमें ये भी मालूम है कि अगर नहीं भी मालूम तो इंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो हमें एग्जांपल दिया है वो उसने में दिया एडिनिलेट साइक्लेस, जो कि कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी। एएमपी जो होता है जब एटीपी क्या नाम इसमें से एक फॉस्फेट बाहर निकलता है तो वो बन जाता है एडीपी डाइफॉस्फेट, फिर फर्दर एक और फॉस्फेट निकाल जाए तो वो बन जाता है एएमपी एडिनोसाइट मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे सी आएगा तो सी का मतलब आ जाएगा साइक्लिक एएमपी, क्योंकि साइक्लिक यहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ पे आ जाएगा साइक्लिक एएमपी। ये मैं हिंट दे रही हूँ याद करने के लिए, दिमाग में रखिए। फिर अगला जो है वो है हमारे पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। रिसेप्टर मॉलिक्यूल के अंदर जो हम बात करेंगे वो ये आ जाएगा, नाम से पता चल रहा है कि सम प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर्स दैट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स। इनके सिग्नल रिसीव करते हैं दूसरे सेल से। ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर हैज़ अ स्पेसिफिक शेप, यानी कि हर रिसेप्टर की अपनी अलग शेप है। द बाइंडिंग साइट molecule on the receptor can bring about an intracellular response। तो ये कहना चाह रहा है कि इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स वो होता है जो सेल के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो होता है सेल के बाहर। द बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑन रिसेप्टर, यानी कि मॉलिक्यूल के जो बाइंडिंग होती है किसी मॉलिक्यूल के साथ उसके रिसेप्टर पे, तो ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को कैरी आउट करता है। फिर आगे आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल hormones circulate in the blood but bind to specific target cells with specific receptor। यहाँ पे इसने इसकी एग्जांपल दी है। फिर अगर अगले हमारे पास आ जाएगा एंटीजन। एंटीजन जो होगा वो हमारे पास काम आता है इम्यून सिस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा सम प्रोटीन्स आर एंटीजन विच इनेबल्स द सेल टू रिकग्नाइज अदर सेल्स, यानी कि एंटीजन जो होता है वो इनेबल करता है किसी सेल को दूसरे सेल को रिकग्नाइज करने में, पहचानने में। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी द फॉरेन एंटीजन, यानी कि फॉरेन एंटीजन जो होता है हम उसको पैथोजन भी कह सकते हैं। एंटीजन कैन बी रिकग्नाइज्ड एंड अटैक्ड बाय द इम्यून सिस्टम। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है, इस तरह बात करके जो एंटीबॉडी होती है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक जगह होती है, वहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है, उसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो उसके बाद फिर इम्यून सिस्टम इसके पर अटैक करता है इस तरह। तो अगला हमारे पास आ जाएगा रोल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ जुड़ता है तो वो बन जाता है ग्लाइकोलिपिड, और जब का प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो वो बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। एंड सेल सरफेस मार्कर। सेल सरफेस मार्कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है, पीछे पढ़ा था हमने। मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड्स एक्ट एज सेल सरफेस मार्कर्स। ठीक हो गया। देयर इन्वॉल्व्स सेल टू सेल रिकग्निशन, इनके सेल टू सेल रिकग्निशन है कि उनको पहचानने में, एंड स्टिकिंग द करेक्ट सेल टुगेदर इन द टिश्यू, यानी कि करेक्ट सेल यानी कि इनको पहचान के फिर ठीक जो इनके सही सेल जो होते हैं इनका आपस में जोड़ता है एक टिश्यू के अंदर, ये चीज़ के अंदर काम आता है। फिर अगर हमारे पास आ गया रेगुलेशंस ऑफ सेल इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेगुलेशन यानी कि सेल की अपने इन्वायरमेंट से जो उसकी इंटरेक्शन है उसको रेगुलेट कर रेगुलेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन regulates cell interaction with its environment by controlling transport of material across the cell, यानी कि जो सेल की इंटरेक्शन होती है इन्वायरमेंट से वो कंट्रोल कैसे करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल, इनके अंदर और बाहर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करता है ये। तो फिर आगे आ जाएगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन अकर्स टू नंबर 1 obtain
न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो एक सेल को चाहिए होते हैं उनके लिए। नंबर 2, एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस यानी कि बाहर निकालना वेस्ट सब्सटेंस, यानी कि कोई रिएक्शन हुआ उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल था, सब्सटेंस जो नहीं चाहिए किसी सेल को, उसको मेम्ब्रेन के ज़रिए बाहर निकालना। फिर आगे आ जाएगा सिक्रीट यूजफुल सब्सटेंस। सिक्रीट होता है किसी चीज़ को यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, स्टमक के इस तरह के एसिड सिक्रीट होता है, रिलीज़ करना। आगे आ जाएगा जनरेट आयोनिक ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी, यानी कि आयोनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको ये जनरेट करता है, जो कि नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होते हैं। फिर 5वां आ जाएगा मेंटेन अ सूटेबल पीएच एंड आयोनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटीज़। हमने पीछे बात की थी कि इसकी अगर वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन की जाएगी, हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो हाइड्रोजन और वो हाइड्रोक्सल उसके अंदर बन जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, पीएच चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि मेंटेन अ सूटेबल पीएच, यानी कि इसके पीएच को मेंटेन रखता है, तो इस वजह से क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी जारी रहे। इसकी जो डायग्राम है वो तो यहाँ पे मेरे बल्क स्ट्रक्चर जो दिए हैं ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, और जो ये है ना पर्पल छोटे छोटे अंदर, ये भी हमारे पास प्रोटीन, लेकिन चूँकि ये एम्बेडेड है तो इन्होंने ये वाली साइड जो हमें काट के दिखाई हुई है बताने के लिए। तो जो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट जो ये ऊपर वाला है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जो हमारे पास जो ये लेयर है ना, ये छोटे छोटे डॉट्स, ये हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स पर लेयर। तो उनके साथ जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल जो कि इंटरनल अंदर वाली साइड पे है, और ये फिलामेंट जो कि इसको सपोर्ट देता है सेल मेम्ब्रेन को, ये वाला रेड, तो इसको हम कहेंगे फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। और जो ये ऊपर है ना ये वाले, इसको हम कहेंगे फाइबर्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि जो सेल के बाहर है। तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा साइंटिफिक पे आ जाएगा द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज डिपेंड अपॉन इट्स लिपिड कंपोनेंट्स। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है वो डिपेंड करता है लिपिड के कंपोनेंट पे, जो कि इंक्लूड करते हैं फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा जी, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलिएगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बता दो कैसा लगा। अच्छा जी, अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मिलते हैं।